स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। तो आइए अपनी वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके BPSC एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो आइए अपनी वीडियो को यहीं शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। तो आपको बताना है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। वो थे आल्मीडा। आल्मीडा एक ऐसे व्यक्ति थे जो पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय भारत में बने थे। और इसके बारे में जानते हैं कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी आल्मीडा का आगमन हुआ था। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में आल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंजदीप में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकारी की समस्या का समाधान किया। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो वो थे पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती का हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगाली करते थे। अब पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो वह कौन से अंग्रेज थे जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो वो थे हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस थे वो। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 ईस्वी में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसे? जहांगीर को, जेम्स प्रथम को। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कब की थी? तो 1612 ईस्वी में। कब की थी भैया? 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली। कब? 1612 ईस्वी में। कैप्टन हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेज़ों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। ये आपका 7th BPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन है 2002 में। इसका जो आंसर होगा वो है जहांगीर। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। तो जहांगीर एक ऐसे मुगल शासक थे जिनके समय में जो है सर थॉमस रो भारत आया था।
सर थॉमस रो किसके समय में भारत आया था, किस मुगल शासक के? जहांगीर। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना स्थापित की? 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर जो है 1632 ईस्वी ही माना गया है। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का वर्णन कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का क्या करना? अधिग्रहण करना। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था? तो उसका कारण यही था कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जो है फ्रांसीसी जहाज़ों को क्या कर लिया? अपने कब्ज़े में कर लिया था। तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अपने अधिकार में करना ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के मध्य कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अद्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला सोपल की संधि 1748 ईस्वी में हुई थी। इस संधि में था क्या कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। 1760 ईस्वी का वांडीवास का युद्ध। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के मध्य। जो 1760 ईस्वी का वांडीवास का युद्ध था वो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार से है। तो अंबर युद्ध कब हुआ था? अंबर युद्ध हुआ अगस्त 1749 ईस्वी में। मुजफ्फरगंज, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फरजंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरगंज की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। बात करें फ्लासी का युद्ध। फ्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो जून 1757 ईस्वी में फ्लासी का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी?
1765। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। जो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? वो 1751 ईस्वी में हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट थी। तो बात करें प्लासी के युद्ध के बारे में, तो अंग्रेजों तथा बंगालों के नवाब, अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब, अब बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में। 1905 में क्या हुआ था भैया? बंगाल विभाजन हुआ था। और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य? तो अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य यह युद्ध हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर क्या हुआ? नियंत्रण हो गया था। अधिकतर ऑप्शन में ही लगा देते हैं, राजा सिताब राय लगा देते हैं ना ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन गलत है, राजा सिताब राय नहीं बल्कि मोहम्मद रजा खान होगा। क्या होगा? मोहम्मद रजा खान। तो इलाहाबाद संधि कब हुई थी? इलाहाबाद संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। अब बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। वांडीवास युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवन किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था। किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन था हमारे पास, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। इसका जो बीपीएससी ने आपका क्वेश्चन माना है, बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रणजीत सिंह जी ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में जो है ठगों का उन्मूलन हुआ था। तो ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन सलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो ठग क्या थे? तो ठगों में कौन कौन आता था? ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित होते थे। किसमें? ठगों में। परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन सलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई। शेष को आजीवन निरस्त कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो ठग क्या करते थे? ठग जो है किसी पशु की बलि करके उसका जो सिर था उसके सिर को देवी के चरणों में समर्पित करते थे और वो मानते थे कि हमारी परंपरा है, ये विधि का विधान है। तो इसको समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने क्या किया कि जो उनके कैप्टन थे सलीमैन को जो है ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भेजा था।
टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पे? श्रीरंगपट्टम में। श्रीरंगपट्टम में साहब टीपू सुल्तान जी ने अपनी राजधानी बनाई थी। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली थी जो है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की गई थी। बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की गई थी। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में।